क्या उत्तराखंड में खेलों का भविष्य बदल रहा है? क्या अब गांव और पहाड़ के बच्चों को भी बड़े शहरों जैसी खेल सुविधाएं मिल पाएंगी? क्या प्रतिभाशाली खिलाड़ी सिर्फ संसाधनों की कमी की वजह से अपने सपने अधूरे छोड़ने को मजबूर नहीं होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खेल अब उत्तराखंड के युवाओं के लिए सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य का रास्ता बनने जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष कुलदीप बुटोला। वर्तमान में वे प्रदेश में खेलों के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ स्टेडियम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सही मंच दिलाने पर भी है। इस खास बातचीत में हम जानेंगे कि राज्य सरकार बच्चों और युवाओं के लिए खेलों के क्षेत्र में क्या नई योजनाएं लेकर आ रही है। हम ये भी समझेंगे कि खेलों में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सरकार की क्या सोच है। क्या खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, रोजगार, स्पोर्ट्स हॉस्टल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी जैसी सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा? आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए क्या विजन तैयार किया गया है? अगर आपके घर का कोई बच्चा खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकार खिलाड़ियों के लिए क्या कर रही है, और अगर आप उत्तराखंड के खेलों का भविष्य समझना चाहते हैं, तो यह बातचीत आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के खेल, खिलाड़ियों और युवाओं के भविष्य से जुड़े हर बड़े सवाल का जवाब मिलेगा क्षेत्र की बात में, सिर्फ संवाद 365 पर। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365 पॉडकास्ट की सीरीज में। आज हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड खेल परिषद के अध्यक्ष कुलदीप बुटोला। कुलदीप बुटोला पूर्व में मंडी परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा भाजपा संगठन में भी तमाम पदों पर रहे हैं और लगातार राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं। बुटोला जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका संवाद 365 में। नमस्कार चंदोला जी। हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि कुलदीप बुटोला कौन हैं, आप कहां से आए, आप कहां के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कब कहां हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा सब देहरादून में हुई है। मैं मियाँ वाला जो रायपुर विधानसभा के अंतर्गत है, वहीं मेरा निवास है। मूलतः तो आप टिहरी के रहने वाले हैं? पुराना मतलब मैं तो यहीं बचपन से यहीं हूँ। हाँ, पैदा ही यहीं हुआ मैं। लेकिन आपका जो गाँव है वो टिहरी है? हाँ, टिहरी है। अच्छा, जैसे अभी आप खेल परिषद के अध्यक्ष हैं, तो खेल परिषद का क्या काम है उत्तराखंड में, क्या हम करते हैं? देखिए, आज जो उत्तराखंड के बच्चे जितने मेडल ला रहे हैं, जो देश के लिए खेल रहे हैं विदेशों में जाकर या देश में, वो सब खेल विभाग ही करता है और बच्चों को तैयार करता है। हमारा खेल विभाग स्टेडियम तैयार करता है, कोचेज़ जिनको मैं ये रीढ़ की हड्डी भी बोलता हूँ, क्योंकि जो बच्चों को तैयार करते हैं उनके साथ मैदान में उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनके साथ पसीना बहाते हैं और अपने से अच्छा बनाते हैं, क्योंकि कोचेस जितने भी हैं हमारे सब मेडलिस्ट हैं लगभग। वो भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के। हमारे यहाँ बच्चों का हॉस्टल है, गर्ल्स का, बॉयज़ का, तो सब बच्चों को तैयार करना, खिलाना, उनके लिए जो खेलने का सामान है वो मुहैया कराना, सारी व्यवस्था खेल विभाग करता है। अच्छा, मैं देख रहा था जब से आपने चार्ज संभाला, आप लगातार अलग अलग जगह जाते हैं प्रदेश में और खेल सुविधाओं और संसाधनों को बढ़ाने की बात करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मिनी स्टेडियम भी नहीं है, बड़े स्टेडियम तो छोड़ दिए जाए, मिनी स्टेडियम भी नहीं है बच्चों के लिए। तो इनके लिए खेल विभाग या खेल परिषद क्या कर रही है? देखिए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उसका कारण भी है कि जितना हमारे प्रदेश के बच्चे खेलेंगे, जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वो सत्य भी है। अगर बच्चे खेलेंगे और पसीना बहाएंगे तो बिल्कुल उनके मन में इधर उधर भटकने का जो भय होता है वो नहीं रहेगा। और वो जैसे आज समाज में बच्चे नशे की ओर चले जाते हैं, जैसे नशे के तस्कर बच्चों को अक्सर बरगलाने का काम करते हैं, तो उससे वो दूर रहेंगे। और एक अपने छोटे भाई हों या अपने सहपाठी हों, उनको भी वो उस तरफ जाने से रोकेंगे और खेल की तरफ अग्रसर करेंगे। तो ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं
इस विषय में। और जो आपने कहा कि मिनी स्टेडियम्स कम हैं, देखिए खेल विभाग को केवल अगर भूमि मिल जाए, जैसे मैं आपके इस इंटरव्यू में ये कहना भी चाह रहा हूँ कि अगर किसी क्षेत्र में कोई ज़मीन है, ग्राम समाज की हो या कोई दानदाता अगर वो दान करना चाहता हो, तो खेल विभाग को अगर दान कर दे तो फिर सरकार उसमें स्टेडियम तैयार करती है स्वयं। और अच्छा पैसा लगाकर अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम तैयार करके खेल के और वहाँ कोचेस नियुक्त करते हैं, जिसकी तनख्वाह सरकार देती है। तो जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी है, युवा, वो खेलों के लिए तैयार हो सके। अच्छा, जैसे हरियाणा है या कुछ और राज्य हैं जहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है खेलों के लिए। हम भी लगभग 25 साल से ज़्यादा का इस राज्य को बने हुए समय हो गया, हम वो माहौल अभी तक नहीं बना पाए। हालांकि पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ है, लेकिन वो माहौल अभी तक नहीं बन पाया। क्या कारण लगता है आपको? देखिए, मैं नहीं जानता कि पिछली सरकारों ने क्या किया होगा, लेकिन जब मैं इस विभाग में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस विभाग में नियुक्त किया, तो मैं पूरा प्रदेश घूमा और हर स्टेडियम में जा कर के बच्चों से उनके हॉस्टल्स में मिला। तो मैंने यही देखा कि हमारे सीएम साहब बहुत, जो मैंने पहले भी कहा, बहुत सजग हैं और बहुत अब अच्छा कर रहे हैं हमारे बच्चे। बहुत अच्छी उनको सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छा। आप वहाँ जाएंगे कुमाऊं में तो गर्ल्स एक तैयार हो रहा है स्टेडियम लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। मतलब देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, इस प्रदेश में अपने बच्चों की चिंता करने वाला है, लगता है ऐसा। बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश में घूमे, अपने बच्चों से बात की, क्या कमियां बच्चे बताते हैं कि ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए? कुछ सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। देखिए, जितना भी हम करेंगे वो कमी लगता है, वो कभी लगता है। बच्चे बस कहीं थोड़ा बहुत कमियां मिली भी मुझको, मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी करा दिया उस चीज़ से, और ऐसी कमियां नहीं हैं जो पूरी नहीं की जा सकती। देखिए, कोई स्टेडियम है, उसमें अगर बहुत अच्छा बनाया है तो कुछ साल बाद वो रख रखाव के लिए मांगता है, तो सरकारी काम थोड़ा सा डिले चलने लगता है। तो अब इसीलिए तो मुझे बनाया है कि मैं घूम के आऊँ और देखूँ कहाँ कमी है और विभाग को बताऊं कि इस चीज़ की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति हो पाए। अच्छा, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक स्टेडियम है रायपुर में जी, एक गौलापार हल्द्वानी में बना था, एक रांसी का पौड़ी में स्टेडियम है। तो कई बार हम देखते हैं कि स्टेडियम बदहाल हो गए, उनको कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम किसी निजी कंपनी की तरफ चले जाएं और वो बदहाल हो, या फिर हमारे लोगों को मौका ही ना मिल पाए उनमें जाने का? नहीं, मुझको नहीं लगता कि कोई निजी कंपनी में जा रहा है, क्योंकि सरकार खुद सजग है। नहीं, जैसे रायपुर वाला है ना ILFS के पास। नहीं, अभी किसी के पास नहीं है। रायपुर वाला उस समय तो दे दिया था जब हाँ, दिया था, पहले दिया था। अब सरकार खुद कर रही है, खेल विभाग खुद कर रहा है। सचिव साहब अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, और उन्होंने संभाल लिया। जैसे कि वो आइस रिंग कांग्रेस ने तैयार किया था, उसको फिर सफ़ेद हाथी का नाम दे दिया था। लेकिन हमारे देखिए ना, मैंने वही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं। आज जो हमारा आइस रिंग है, जो रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में बना है, जो वो पूरे देश में पहला है, एकमात्र आइस रिंग है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक उदाहरण है हमारे प्रदेश के लिए, और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है बच्चों को। बहुत फ़ायदा मिल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। अच्छा, आपने कहा कि माहौल भी बन रहा है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं, सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन एक सवाल है कि जब तक हम उसको करियर से नहीं जोड़ेंगे, नौकरी की बात, आदमी, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि वो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी पाएंगे, लेकिन आप देखिए कि जिन्होंने पिछली बार नेशनल गेम्स में जीते थे, उनको बड़ी मुश्किल से अभी तक उनका मामला फंसा हुआ है। तो इस पे हम क्यों नहीं कुछ कर नहीं, नौकरियां अभी हाल में मिली भी हैं कुछ को, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन अभी तो ज़्यादातर उसमें बचे हुए हैं ना, जिनकी बात हो रही है कि उनको कर रहे हैं। जी, बिल्कुल मिलेंगी उनको भी। जो सरकार ने जो नियम निकाला है वो तो पूर्ण होगा ना। लेकिन डिले बहुत हो गया। मतलब क्यों नहीं हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि पहले से हमें पता हो कि किस विभाग में उनको नियुक्तियां देनी है? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपने संज्ञान में भी ये बात डाली। देखिए, आपके साथ बैठ कर के ये भी अब ज्ञात हुआ है, तो मैं निश्चित तौर पर ये भी आगे बात रखूँगा खेल विभाग से कि जल्दी हो। अच्छा, एक और बात हुई कि जैसे हमारी बहुत सारी टीमें जब बाहर जाती है खेलने के लिए, तो तब पता चलता है कि किसी के पास ट्रैक सूट नहीं है, किसी के पास जूते नहीं हैं। इस तरह की भी मामले आते हैं, जैसे एथलेटिक्स या कई और चीज़ों में। हालांकि वो उनकी एसोसिएशन फेडरेशन का काम है, लेकिन थोड़ा खेल विभाग की भूमिका नहीं बनती उसमें कुछ?
कि नियंत्रण रखें, कम से कम निगरानी रखें? नहीं, पूरी निगरानी रहती है। ऐसा नहीं है कभी कोई शिकायत आई होगी जो आपके संज्ञान में, हमेशा ऐसा नहीं होता। कहीं हुआ होगा, बिल्कुल। कहीं ये भी हो सकता है कि उनके पैर का जूता कहीं वो दूसरा पैर का मतलब नंबर छोटा बड़ा आ गया हो, तो उनको थोड़े एक दिन के लिए कहीं दिक्कत होगी हो या कुछ घंटे के लिए दिक्कत होगी हो, ऐसा हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल बच्चों को पूरी किटें मिलती हैं। जो खेलने जाते हैं उनका पूरा खाना पीना जाना आना सब कोचेस जाते हैं साथ में, जिम्मेदारी होती है पूरी। अच्छा, एक और जैसे हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज है यहाँ पर या हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है अलग अलग जगह पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर हैं जिन पे आप अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम बचपन से उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं और एक माहौल दे रहे हैं। तो प्रदेश के और जिलों में जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी के लिए कुछ विचार कर रही है सरकार की, बनने चाहिए? बिल्कुल, सरकार पूरा विचार कर रही है, बिल्कुल कर रही है विचार, पूरा विचार तो कर अगले रही है। कुछ और सालों में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल वहाँ पर होंगे। होगा, बिल्कुल। ये प्रदेश खेल के प्रति बहुत सजग और जागरूक है। हाँ, क्योंकि जो हम देखते हैं पिछले कुछ समय में, अगर हम बच्चों को देखें तो ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो पहाड़ से निकले हैं, लेकिन उनको देहरादून आना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। देखिए, पहाड़ों में ज़मीनों की भी भूमि भी नहीं मिलती ना इतनी। जैसे आपने अभी नाम लिया पौड़ी वाला, वो सबसे ऊंचाई का हमारा स्टेडियम है। तो ऐसी जगह बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाती है से ज़मीन मिल मिलने पाती एक है। साथ। आप मंडी समिति के अध्यक्ष भी रहे लंबे समय तक, कैसा कार्यकाल, मतलब अगर आज आप उस कार्यकाल को याद करते हैं तो कैसा लगता है आपको कि अच्छा काम था, बढ़िया रहा? कोई भी पद हो, चाहे आज वर्तमान वाला हो या मंडी समिति में देहरादून में मैं चेयरमैन था तब का रहा हो, या मैं चेयरमैन रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का, या मेरे संगठन का काम हो, देखिए हमें काम मिलता ही करने के लिए है। और अगर हम उस काम को ईमानदारी से करें और मन से करें, तो उसमें हमें मनोरंजन भी आएगा और आनंद भी आएगा काम करने में, खुशी से अगर करेंगे तो, और संतुष्टि भी मिलेगी। मिलेगी। और आपने मेरा कार्यकाल देखा होगा, पीछे भी मेरे बारे में आपने कुछ सुना नहीं होगा आज तक कि गलत वे में कुछ नहीं सुना होगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, और जिस चीज़ के लिए जिस पद में मैं बैठा हूँ, किसी व्यक्ति को कोई काम है या कुछ है और वो मेरे हाथ से होना है, तो मैं उसमें भरसक प्रयास करता हूँ। उस काम को ईमानदारी से उस आदमी को संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, भाजपा संगठन में भी तमाम पदों पर रहे हैं, डीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, मंडी समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और कई चुनावों में आप संयोजक भी रहे हैं। पर्दे के पीछे बहुत सारे रोल आपने निभाए, पर्दे के आगे कब आ रहे हैं आप? हाँ, देखिए, हमारा जो भाजपा संगठन है, जिस संगठन से मैं आज 36-37 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैंने यही देखा है कि जब मैं अपने संगठन की नज़र में उस लायक हो जाऊंगा, और जिस लायक भी वो मुझे समझेंगे, वो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। आज तक मुझे मेरी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी हैं, चाहे लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रभारी हो, चुनाव संयोजक हो, विधानसभा चुनाव में मैं याद भी नहीं कितनी बार मैं चुनाव संयोजक रहता हूँ, लगातार ही हूँ मैं बहुत सालों से। तो वो पार्टी सोचती होगी कि हाँ, ये चुनाव अच्छा लड़ाता है, तो मुझे उसमें ठीक है, मैं खुश हूँ अपनी पार्टी ने जो लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपकी इच्छा है या तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो हमारी 24/7 रहती है, क्योंकि जब मैं चुनाव संयोजक हूँ तो विधानसभा में निश्चित तौर पे जितने कार्यकर्ता हैं मेरे परिवार के ही हैं ना, सब हम लोग, तो हम बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं। और हमारे परिवार में जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी वो चुनाव लड़ेगा, और उसके लिए हम सब लग जाएंगे। तो आप रायपुर क्षेत्र आपका अपना क्षेत्र है, जहाँ से आप पले बड़े भी, जहाँ आप रहते भी हैं, ऐसी क्या दिक्कतें हैं पिछले कुछ सालों से जिनका आपको लग रहा है कि इनका समाधान होना चाहिए रायपुर में, ये नहीं हो पाया? देखिए, यहाँ पर सब ठीक है। देखिए, सतत प्रक्रिया है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग आते हैं, मकान बनाते हैं, तो सड़कें भी बनती हैं। लेकिन एक मेरे जो मस्तिष्क में एक चीज़ है, सब काम होने वाले हैं, सब ठीक हो जाएंगे, बस एक हमें युवा पीढ़ी को बहुत आवश्यकता है संभालने की। और मैं सभी बच्चों के अभिभावकों से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को
जिस खेल में वो जाना चाहें, जिस खेल में उनकी रुचि हो, तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ने के अलावा जिस खेल में उनकी रुचि हो उसमें समय लगाकर, समय देकर अपने बच्चों को उसमें उन्हें आगे करें। ये मैंने देखा है, जितने बच्चे भी हमारे यहाँ, मैं खेल विभाग से संबंधित हूँ इसलिए जानता हूँ कि जब ट्रायल्स होते हैं या कंपटीशन होता है तो माँ बाप धूप में भी मैंने कहीं बैठे हुए देखे अपने बच्चों के साथ, माता या पिता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उन माता पिता को और बहुत गर्व करता हूँ उनके ऊपर कि वो अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों का भटकने का ज़्यादा डर लगता है। तो उन्हें समय उनका खेल की तरफ चला जाए, एक तो ये है। दूसरा, चंदोला जी, जो समस्या होंगी क्षेत्र की, जो भी समस्या आएंगी उसे ईमानदारी से उनके साथ मिलकर घर की समस्या समझकर पूरा करें, यही एक जनप्रतिनिधि का काम है। अच्छा, जैसे आपने कहा आप रायपुर विधानसभा में रहते हैं, और रायपुर विधानसभा का अगर हम पूरा गणित देखें तो वहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो पहाड़ की है जी, और वहाँ के लोग समय समय पे मांग भी करते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि पहाड़ का होना चाहिए। विधायक जो अभी मौजूदा हैं उमेश शर्मा काऊ, उनसे बताते हैं कि भाजपा संगठन से उनकी थोड़ा सा ठनी हुई रहती है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार किसी पहाड़ के प्रत्याशी पे, पहाड़ के दावेदार पे पार्टी भरोसा करेगी, उमेश शर्मा काऊ के बजाय किसी पहाड़ के प्रत्याशी को उतार सकती है? देखिए चंदोला जी, आपने कहा क्या पार्टी भरोसा करेगी, तो कुलदीप बुटोला एक छोटा सा कार्यकर्ता है पार्टी का। ये कुलदीप बुटोला कैसे कह सकता है कि पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी तो वैसे ही पता ही नहीं होता हमको कि देखिए ना हमारे यहाँ धामी जी बिल्कुल आज मुख्य सेवक हैं इस प्रदेश के, और योगी जी, और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी, एक चाय बनाने वाले आज देश की सेवा कर रहे हैं, देश के मुख्य सेवक हैं। तो भाजपा का कुछ नहीं पता किसको कहाँ से ला करके कहाँ जिम्मेदारी दे। तो ये तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए या आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए जो लंबे समय से जुड़े हैं, उनको मतलब एक उम्मीद रहती है कि हम पे भी कभी भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल उम्मीद। या ऐसा तो नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं हमेशा चुनाव संयोजक ही ठीक हूँ? नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाता। जो व्यक्ति बच्चा पढ़ाई करता है या जो किसान खेती करता है वो तो यही सोचता है ना मेरी फसल अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जो हम मेहनत की है पार्टी के लिए 36 साल से कर रहे हैं हम लोग, तो इसी हम एक तो हम अपनी विचारधारा के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे खून में भाजपा है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे मन में ये रहता है कि पार्टी जो भाजपा है वो हमारी माँ है और हमने कमल के फूल के झंडे में हरिद्वार जाना है। लेकिन जो मेहनत हम करते हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, तो इसलिए करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कभी हमारा संगठन हमारी तरफ जरूर देखेगा, क्योंकि देखता भी हमारा संगठन। मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, अपने मुख्यमंत्री जी का दिया, अपने प्रधानमंत्री जी का दिया, तो क्या पता कभी पार्टी कह देगी चलो जी तुमको ये काम करना है, ये चुनाव लड़ना है आपकी बार और इस विधानसभा से लड़ना है। कहीं से भी लड़ा सकती है पार्टी। हम आज के कार्यकर्ता थोड़ी नहीं, हम तो मसूरी क्षेत्र जब था, राजेंद्र झा जी थे तब से मतलब सहसपुर के पास तक ये पूरी मसूरी विधानसभा होती थी। और फिर जब त्रिवेंद्र जी थे तो डोईवाला, तो ये रायपुर भी थी उसमें और डोईवाला भी थी। तो कहीं से भी पार्टी कह सकती है, किसी भी कार्यकर्ता को कह सकती है। और हम हमेशा 24/7 तैयार भी रहते हैं, जिस दिन बोलेगी हम तैयार हैं सेवा करने के लिए। अच्छा, क्योंकि एक थोड़ा भरोसा ये भी होता है कि आपके पीछे एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा कैडर है, उसका भी कुछ माइलेज मिलता है। बहुत बड़ी बात है। जिस दिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात होती है कि मुझे सिंबल कब मिलेगा, सिंबल मिलने का मतलब हम गंगा नहा गए साहब, हमारी तपस्या पूर्ण हो गई। हमारी पार्टी ने अब हमें बहुत अच्छी तरह से एक जिम्मेदारी दी है, तो हमें ये स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा कार्यकर्ता मेहनत करेगा, ईमानदार रहेगा भविष्य में और जनता की सेवा करेगा, ऐसा मन में होता है हमें। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश में घूमे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, 2027 को लेके या आने वाले विधानसभा चुनाव जब भी हों, उनको लेके लोगों के मन में भाजपा के प्रति या मौजूदा सरकार के प्रति क्या भावना है, क्या धारणा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास हो गया है लोगों को। अच्छा चंदोला जी, जो मैंने देखा या महसूस किया, मैं सच बोलूँगा आपसे,
कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को ये विश्वास है कि ये जो निर्णय ले रही है या लिया है, कोई निर्णय लिया है, उसमें विपक्ष कहता है ना, जैसे आज भी वो पंजाब वाले आ गए थे कि जी ये अमेरिका से कर, अभी कुछ हुआ नहीं है तभी कर रहे हैं। लेकिन जनता को ये विश्वास है कि अगर मोदी जी या हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी कोई निर्णय लेंगे तो वो निश्चित तौर पर अपने हित के लिए नहीं लेंगे, जनता के लिए लेंगे। तो जनता सोचती है ये हमारे लिए लिया होगा, क्योंकि आज तक जो भी फैसले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जनता के हित में हुए हैं। तो आपको ये उम्मीद है कि 2027 में उसका फ़ायदा बीजेपी को और मौजूदा सरकार को मिलने जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्यों नहीं मिलेगा। फ़ायदा मत कहिए आप, उसको जनता सेवा करने का मौका देगी, क्योंकि जनता इसलिए सेवा करने का मौका देगी जो 70 साल तक जिन लोगों ने राज किया उनके मस्तिष्क में क्यों नहीं बात आई थी कि जनता के लिए भी कुछ करो। किसी ने सोचा था कि घर घर नल क्यों चाहिए? हमारी माँ बहनें शौच के लिए सड़कों के किनारे जाती थी जहाँ पर थोड़ी आबादी हो जाए, नहीं तो जंगल में जाती थी। जंगल में जंगली जानवर और बाहर कोई अच्छा लगता है इस तरह से। तो मोदी जी ने सोचा, हमारी भाजपा ने सोचा। आज भी हमें याद है कि जोली गांव है एयरपोर्ट के पास, वहाँ की हमारी माँ बहनें बहुत साल पहले, हमने देखा नहीं सुना है, कि वो बंटा लेकर के भोगपुर और रानी पोखरी से पानी लाती थी, कपड़े धो कर के आना और वहाँ पर फिर नहाने के लिए घर के लिए और पीने के लिए पानी लाना। तो एक समय वो भी था ना। तो ये क्यों नहीं सोचा कांग्रेस ने? ये भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ना। 370 के बारे में किसने सोचा? धारा 370 के लिए भाजपा ने सोचा ना। जब कोरोना आया तो आज तक वो नियम अटल है ना, राशन जो दे रहे हैं वो क्यों नहीं सोचा किसी ने? अगर कोई मुसीबत आए या कोई गरीबी रेखा के नीचे है परिवार और अपना घर, एक मैं हूँ चंदोला जी या आप हैं या दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, सबसे बड़ा सपना, अगर कोई नौकरी भी करता है, सबसे बड़ा सपना उसका ये होता है कि मेरा अपना घर हो, और घर होने के बाद एक क्यारी हो, रिटायरमेंट के बाद मैं कुटल लेके लहसुन और प्याज तो कम से कम घर के खाऊंगा, हरा धनिया घर का खाऊंगा, मेरे खाने में पड़ेगा। तो आज वो बेघरों के लिए जो घर बन रहे हैं वो एक उदाहरण है कि आज इस देश में और इस प्रदेश में जो सरकार है वो जनता के हितों के बारे में ही सोचती है, इसलिए विश्वास। अच्छा, आपने एक बात और कही कि आपने कहा कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिनका फ़ायदा मिल रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसका फ़ायदा मिल रहा है। और अगर हम पिछले 2 चुनाव को देखें तो ऐसा लगता है कि मोदी मैजिक चला है। इस बार आपको लग रहा है कि मोदी जी के चेहरे का फ़ायदा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा। हमारे नेता हैं, आज मोदी जी ही तो सब कुछ हैं, और योगी जी भी उनकी छाया हैं, उनकी परछाई हैं योगी जी भी, योगी जी और हमारे धामी जी। तो ये तिकड़ी मतलब कमाल करेगी? बिल्कुल करेगी, तिकड़ी कमाल करेगी, बिल्कुल। काम ही ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जनता को, और हमारी जो बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारी माँ बहनें हैं जो, वो तो पूरा विश्वास करती है। अभी देखा हारमूज में कांग्रेस ने कितना मतलब एक र्यूमर फैलाने की कोशिश की, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया सिलेंडर। तो क्या कहा महिलाओं ने हमारी, कितना ही महंगा हो जाए, देश से ज़्यादा नहीं है। तो आज एक मोदी जी ने देश में देशभक्ति तो जगाई है, जो आज हिंदुस्तान का नागरिक अपने देश के लिए पहले सोचता है। ये एक भाव जो देशभक्ति का है वो तो मोदी जी के आने के बाद ही जगा ना। ये तो ये विदेशी क्या जाने देशभक्ति साहब। विदेशी कांग्रेस को आप कह रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस को कह रहा हूँ। मतलब कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता विदेशी? नहीं, सारे कार्यकर्ता नहीं। अच्छा, देखिए, नेतृत्व तो होता है, नेतृत्व जो होगा उसी के लिए कहा जाएगा। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं? नहीं, मैं तो नहीं, चलता ही नहीं है वो तो। खड़गे जी, माननीय खड़गे जी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन रबड़ स्टैंप है। अच्छा, वहाँ तो 6 जनपद जो चाहेगा, 10 जनपद जो चाहेगा वही होगा। हमारे यहाँ थोड़ी ना एक छोटा सा निचले स्तर का मुझ जैसा कार्यकर्ता भी आगे जा सकता है। वहाँ तो जो वो तय करेंगे, राजा तय करता है वहाँ। राजसी प्रथा आज तक आज तक राजसी प्रथा है वहाँ, जो वो तय करेंगे वो होगा साहब।
अच्छा बुटोला जी, आप पूरे प्रदेश में आप कह रहे हैं आप घूम के आ गए जी। वैसे भी आप बीजेपी संगठन में और इन सब से जुड़े रहते हैं। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि एक पूर्वानुमान आप लगाइए, एक भविष्यवाणी कीजिए कि बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलने वाली है? मैं आकलन कर रहा हूँ 45 से कम तो मिलेंगी नहीं। अच्छा 45 प्लस? जी हाँ, प्लस ही जानी चाहिए, 45 से नीचे नहीं आएंगी हमारी सीटें। अच्छा, और एक सामान्य नागरिक के तौर पर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि जो यूकेडी है या जो तीसरा मोर्चा है, ये क्या लग रहा है आपको, इसकी क्या स्थिति है प्रदेश में? चुनाव का समय आ रहा है, सबको अधिकार है जनता के बीच में अपनी बात कहने का, अपने बारे में बता। जनता ने सबको देखा ना, 70 साल एक पार्टी को देखा, यूकेडी को भी देखा ना, लोकल पार्टी के नाम से यूकेडी आई थी, क्या किया? देखिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, जब उसको कोई पार्टी टिकट देती है तो शुरू में जनता कहती है नहीं अच्छा काम करेगा, क्योंकि नया है, पता नहीं होता। और जब वो जीत जाता है, 5 साल काम करता है, तो जनता को मालूम पड़ जाता है वो कैसा है। तो ये उनमें से हैं ये लोग, इनको देखा हुआ है। जो इस समय कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, वो ना किसी ने किया, नहीं ये कर पाएंगे। इनसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, इनसे ना हो पाएगा। तो जो 25 सीट आप बचा रहे हो, 45 अपने लिए और 25 जो बच रही है वो कांग्रेस को, आप मान रहे हो कि 25 कांग्रेस जा रही है? मालूम नहीं कौन कौन होंगे, निर्दलीय भी हो सकते हैं। अच्छा। यूकेडी भी, सम्मान तो सभी को मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आप चाह रहे हैं कि वो 25 बाकी सब में बांट दी जाए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बांट दी जाए, मेरे कहने से तो मैं तो ये कहूँगा कि फिर पूरी 70 आनी चाहिए हमारी। हाँ, अगर मेरे कहने से होता है तो मैं तो चाहूँगा कि 70 ही आनी चाहिए। नहीं मतलब वो 25 को आप बांट रहे हैं कि हाँ ये विपक्ष में मतलब मैंने अपनी बताई है साहब, मैं दूसरे का आंकलन में इतना बड़ा विशेषज्ञ भी नहीं हूँ लेकिन जनता का जो मैंने देखा है, एक महसूस भी होता है। अगर अपने को न्यूट्रल रह के सोच के आदमी मनन करे, तब उसकी बता रहा हूँ मैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि नागरिक के तौर पे आपका क्या मानना है? वही बता रहा हूँ मैं। काम अच्छे हो रहे हैं, धामी जी के फैसले बिल्कुल जनता के हित में हैं। इतनी योजनाएं उन्होंने दे दी है ना, 0 टॉलरेंस, आपका अपराधियों की धरपकड़ है ना, नकल विरोधी कानून, कोई भी ऐसी चीज़ जो जनता को चाहिए, वो जनता के हित में वो कानून बन रहे हैं आज। तो फिर क्या रह जाता है, क्यों नहीं मौका देगी? तीसरी बार 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में बनेगी। हमारे साथ थे कुलदीप बुटोला, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया अपनी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे खेल परिषद के माध्यम से इस प्रदेश में युवाओं को खेल संसाधन और खेल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, कैसे उनको रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी की संभावनाओं को लेके भी बहुत कुछ कहा और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो खुद भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बुटोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद, अपना समय दिया, आपने बुलाया, धन्यवाद। आप संवाद 365 में इस तरह के मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।